देखते हैं, मतलब और आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ओके सर, ठीक है। ठीक है। सर वेट करें फिर। जी, वेट करते हैं। जी सर। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एज यू नो दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कीनेसियन पूरी जो थ्योरी है वो खड़ी ही इस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक। हालांकि मैक्रो जी इकोनॉमिक्स में और बहुत सारे इश्यूज हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो दो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं जो पढ़े जाते हैं और जिनका समझ आना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए, आपको इसकी चेंजेस, इसकी इंट्यूशंस आपको आइडिया हो कि किस तरह वेरिएशन आती है। और दूसरा जो है वो है ग्रोथ कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमी में हमारा जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ के पैटर्न्स और ग्रोथ के मुतालिक आइडियाज़ आपको आने चाहिए, ग्रोथ कैसे आती है। अभी उस इस डिमांड सप्लाई और फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमारा, लेट्स से शायद हो सकता है मिड टर्म के बाद, हम ग्रोथ पैटर्न पे बात करेंगे सारी। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो चीज़ों में सारी की सारी बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती। आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी है, आप लोगों ने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी के मुतालिक, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें अराउंड करती हैं इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के आसपास। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, मैं इसको फॉर्मली स्टार्ट कर देता हूँ। जी। सो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऑब्जेक्टिव तो खैर आपको मतलब पढ़ लिए होंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वी नीड टू know how to analyze the aggregate demand, aggregate supply, and their determination, and to understand the shifters of aggregate demand, shifters and movers both, and to see the dynamics of the quantity theory of money, and to analyze the aggregate supply and its determination in the long run, short run, and असल चीज़ है to model the business cycle। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि, बल्कि पूछेगा आने वाले दिनों में, कि जो कोरोना आया है तो इसका इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको जवाब आना चाहिए कि कोरोना हो गया, या सपोज और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इकॉनमी को पीछे ले जाते हैं, तो उसका इफेक्ट कैसा बनता है, उनका किस तरह मॉडल करते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। और फिर कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं, ऑब्वियसली हमें इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब हम इसको कंप्लीट करेंगे कि कैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। आपका यही सवाल है ना कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सेंसिटिव क्यों होते हैं शॉर्ट रन में इकोनॉमिक शॉक्स के अगेंस्ट, और प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिंड होता है हर शॉक्स के इन शॉक्स के अगेंस्ट, और इसी तरह जो शिफ्टर्स हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं प्राइस को और आउटपुट को। एंड इकोनॉमिक रिसेशन, जिसमें मैंने भी कहा कि मैं कोविड-19 की बात की, कोरोना की बात की, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे रिसेशन हमने देखे हैं। 1930s का रिसेशन सबको ही पता है, पूरी दुनिया का एक मसला था। फिर 1990s के अर्ली का रिसेशन पीरियड गुजरा है, वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। और ये फिर 2008 और 9 10 का जो एक रिसेशन गुजरा है, और प्रोबेबली अब ये 2019 और 20 का ये रिसेशन कहलाएगा ऑनवर्ड, बिकॉज इससे पूरी इकोनॉमीज बड़ी अच्छी खासी हर्ट कर गई हैं। बहरहाल इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट अगर आपको याद हो, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, बल्कि आपने खुद किया है, आपने खुद एक्सेल पे ये कर्व्स बनाए हैं, और ये भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे समझना है कि ये कीनेसियन की बेसिस हैं। यहाँ पे अगर आप देखो कि वाई एक्सिस पर, यहाँ पे वाई एक्सिस पर ये कंजम्पशन स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और सेविंग को हम लेते हैं, और फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपका जो फैक्टर है वो क्या है, इनकम है। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि केनेजियन इस वाली ग्राफ में या इस तरह की थ्योरी में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को किसका फंक्शन कह रहे हैं, इनकम का फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
अगर आपको याद, हमने कहा कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। असल बुनियादी चीज़, ये जो कर्व की जो स्टीपनेस है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द कंजम्पशन एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। और फिर आपने ही, जी मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था और आपने भी करके देखा होगा कि किस तरीके से एमपीसी के बढ़ाने से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे की तरफ चला जाता है, एमपीसी के कम होने से इक्विलिब्रियम पॉइंट पीछे की तरफ आ जाता है। तो एक एमपीसी की वजह से आपके कर्व की स्टीपनेस चेंज होती है। तो देखा जाए तो इस मॉडल में बुनियादी जो मुहर्रिक है और बुनियादी जो आपका डिटर्मिनेटर है वो आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग है। और फिर किस तरह आपने ये कर्व्स बनाए, कंजम्पशन में आपने फिर इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, फिर आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड किया, और एक आपके पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया। और ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है, दे वर द फंक्शन ऑफ इनकम। द पॉइंट इज दैट। अब अगर आप थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को देखें तो हम डिमांड लॉ जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं ना कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, और फिर उसके बाद कहते हैं ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। लेकिन थोड़ा सा हम इसको जनरल कर देते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, और बड़े ही बहुत सारे इश्यूज हैं जो कंजम्पशन को, डिमांड को आपकी इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इन दो को बुनियादी तौर पर ले लेते हैं, प्राइस और इनकम, बिकॉज मेनली आपका कंज्यूमर जो है इन दो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। या तो आपका कंज्यूमर डिमांड के लिए रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस को, या फिर अपनी इनकम को रिस्पॉन्ड करता है। बाकी चीज़ें सानवी हो जाती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं आपकी सेकेंडरी लेवल पे चली जाती हैं। ठीक है ना। और क्योंकि आप हो गए, मैं हो गए, कोई भी इंडिविजुअल हो जाता है कि व्हेन एवर वी गो टू द बाजार और मार्केट और स्टोर, तो उसके दो ही शॉपिंग के मुहर्रिक होते हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक प्राइस होता है और दूसरा आपकी जेब में पड़े हुए पैसे होते हैं। अगर प्राइस आपको सूट करती है तो आप कंजम्पशन कर लेते हो, अगर आपकी इनकम आपको कह सकते हैं कि सपोर्ट दे रही है तो आप मार्केट की तरफ चले जाते हो। और देखा जाए तो हम आम शॉपिंग में और आम परचेजिंग में, आम स्पेंडिंग में इन्हीं दो को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर इसके बाद तीसरी बड़ा फैक्टर आता है क्वालिटी का, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का। ये कोलैटरल फैक्टर्स हैं, ये झेली फैक्टर्स हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ये बाद में आ जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर पहले डिमांड जो है वो प्राइस और इनकम का ही है। ये जो कर्व आपके सामने है, यहाँ पे मैंने डिमांड को या सप्लाई, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फंक्शन रखा है इनकम का। लेकिन अब जो मॉडल मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो मॉडल, अब जरा पहला जुमला देखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। अब मैं यहाँ पर प्राइस को लेने लगा हूँ। मतलब अब की बार जो आपकी डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा, वो प्राइस में, जो बुनियादी मॉडल हमारा है, जो कि ये नहीं है। ठीक है ना। ये तो आपका कंजम्पशन इनकम मॉडल था ना। अब आपका जो मॉडल बनेगा वो आपके डिमांड प्राइस का मॉडल बनेगा, जो कि नॉर्मल मॉडल है। अच्छा, फिर दो चीजें और आ जाती हैं कि वाई इन द शॉर्ट रन एंड वाई इन द लॉन्ग रन। ये जरा समझने की जरूरत है कि हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको भी मैं इसी ग्राफ से शो करूंगा। ये जो आपके सामने एग्रीगेट डिमांड बना हुआ है, ये लॉन्ग रन का है। और लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड देखो कि आपके पास ये ओवर दी राइज ऑफ इनकम, आपका एक लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड बस एक खास स्पीड के साथ, एक खास तरतीब के साथ, पैटर्न के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कोई खास आपको देखो फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देंगी आपको, है ना। इसमें एक स्ट्रेट लाइन है। जी इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई भी है, ये भी पॉजिटिव फंक्शन है। स्ट्रेट एग्रीगेट सप्लाई भी पॉजिटिव फंक्शन है, एग्रीगेट डिमांड भी पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन किसका है, इनकम का, बिकॉज वी नो कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो जाहिर बात है डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम के बढ़ने से ही आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट। लेकिन ये लॉन्ग रन के हैं, ये शॉर्ट रन के नहीं है। शॉर्ट रन क्या चीज है, मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन इस तरह नहीं बढ़ती। आपकी इकोनॉमी जो शॉर्ट रन बढ़ती है ना, वो स्लम्स की जरूरत नहीं। स्लम्स कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। अभी देखें सर, आजकल डाउन सेशन चल रहा है, तो क्या इस कर्व में आपको कोई डाउन सेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये तो आपका राइज एंड राइज ही है। इकोनॉमी आपकी चलती है इन स्लम्स, कभी डाउन होगी कभी अप होगी। ये अप्स एंड डाउन्स इस डिमांड के दोनों तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी।
अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे इकोनोमेट्रिक्स की बात दूं तो आपकी आपकी होती है कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अराउंड आपके बहुत सारे एरर पॉइंट्स होते हैं, है ना। वो एरर पॉइंट्स आपको और एट दैट टाइम अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपका एक खास पर्टिकुलर पैटर्न बनना होता है। तो शॉर्ट टर्म के जो इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम शॉक्स कहते हैं, वो आपके इस एग्रीगेट डिमांड जो कि लॉन्ग लॉन्ग रन की है, इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सप्लाई लाइन भी देखिएगा, ये इसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है ना, ये आउटपुट। और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं। हम लॉन्ग रन में सिर्फ इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ इक्विलिब्रियम की एडजस्टमेंट हो सकती है, याद रखिएगा। लॉन्ग रन कोई डायनेमिक नहीं है कि आप लॉन्ग रन से कोई इफेक्ट निकालेंगे। लॉन्ग रन से इफेक्ट सामने नहीं आते, इफेक्ट्स हमेशा आते हैं शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट होती है कि आपका वो जो शॉर्ट रन में जो इसके इर्द गिर्द जो मूवमेंट है वो इसके अराउंड रहे और इसको जस्टिफाई करती रहे, बस। हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है इधर। और फर्ज करें कि आपकी कंजम्पशन बढ़ जाए, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा, रहेगा इस लाइन के आसपास, है ना। आप देख रहे हो कि रहेगा इस लाइन पर। आपने देखा होगा कि जब आपने एमपीसी चेंज किया था तो ये लाइनों की शेप चेंज हो गई थी, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इस एग्रीगेट सप्लाई पर ही रहा था। तो देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई लाइन तो बस है जो है, डिपेंड करता है कि आपके एग्रीगेट डिमांड किस तरह मूव करेगा अकॉर्डिंग टू योर कंजम्पशन, एमपीसी। बहरहाल इसको हम आस्ते आस्ते समझेंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट आगे होती है, किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। तो बात कहने की ये है कि जो डायनेमिक्स होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, जो शॉक्स होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में देखे जाते हैं। लॉन्ग रन में कोई देखा जाए तो इनकम का या डिमांड का इफेक्ट नहीं हुआ करता in the macroeconomic system. There is always dynamic effects of the short run, जिसको हम इकोनॉमिक शॉक्स कहते हैं। अब ये जो कोरोना आया है, ये इकोनॉमिक शॉक क्रिएट करेगा। अब ये इकोनॉमिक शॉक जो क्रिएट करेगा, इसका इफेक्ट 1 साल तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा या 3 साल तक रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसने फिजल आउट हो जाना है, इसने फेड आउट हो जाना है। हम फिर दोबारा अपनी जो रूटीन की जो एक ग्रोथ है उस पैटर्न पे आप आ जाएंगे। ऐसे ही है ना। फर्ज करें अगर आप देखते हो कि आजकल की जो ग्रोथ है वो -0.43 पे चली गई है, तो इसका तो मतलब ही नहीं कि आपकी हमेशा के लिए 0.43 पर चली गई माइनस, नहीं, ये दोबारा रिकवर कर जाएगी, 1 साल के बाद कर जाएगी, 2 साल के बाद कर जाएगी, लेकिन लंबे अरसे तक के लिए इस पर सस्टेन नहीं करेगी। लंबे अरसे तक के लिए एक खास ग्रोथ पैटर्न है आपका, जैसा पाकिस्तान में है। अगर मैं पाकिस्तान के तमाम ग्रोथ रेट्स का एक एवरेज निकालूं तो वो तकरीबन 4.3% बनता है। तो लॉन्ग रन में तो 4.3% है। अब कभी इससे ऊपर भी हुई है, इससे ऊपर हुई है तो 8% तक भी गई है, इससे नीचे गिरी है तो 0.43 तक भी आई है, ठीक है ना। लेकिन 4.3% या 4.3% हमारे जनवन या एक रेगुलर पैटर्न रहा है। तो अल्टीमेटली जो शॉक्स होते हैं वो कुछ छोटे टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग रन में जाके वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। अब यही हमने सब कुछ सीखना है आज की इस लेक्चर में, कैसे होता है ये सब कुछ और किस तरह होता है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? जी सर, नो सर, क्लियर। अच्छा, तो अब की बार हम एग्रीगेट डिमांड को ले रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इन द शॉर्ट रन रियल जीडीपी फ्लक्चुएट्स अराउंड द लॉन्ग रन अपवर्ड ट्रेंड बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल। देखें, ये मैंने वही बात कर दी कि शॉर्ट रन में क्या है कि आपकी रियल जीडीपी जो है वो फ्लक्चुएट करती है अराउंड द लॉन्ग रन अपवर्ड एंड अपवर्ड ट्रेंड बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल। इसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। आपके देखो ना, इकोनॉमी जब मूव करती है, कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, कभी अप जा रही है, इसको हम बिजनेस साइकिल्स कहते हैं, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स। समवेयर देयर आर अपलिफ्ट्स एंड समवेयर देयर आर पुल डाउन, somewhere economy is rising, somewhere economy is falling, but it would be moving around this line. And the business cycle also cause changes in the price and wages. अब business cycle जो है, वो जो business cycle में movement हो रही है upward and downward, वो होती है किसकी वजह से? प्राइस और वेज की वजह से। किसकी वजह से? प्राइस और वेज की वजह से। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या इस पूरे डायग्राम में जो आपने लास्ट क्लास में बनाया है, इसमें कोई प्राइस का जिक्र है? नहीं है।
इसे प्राइस का जिक्र नहीं है, बिकॉज ये एक लॉन्ग रन मॉडल है। लॉन्ग रन मॉडल में प्राइस अफेक्ट नहीं करती। प्राइस जो होती है उसका इफेक्ट हमेशा शॉर्ट टर्म में होता है। प्राइस का इफेक्ट हमेशा शॉर्ट टर्म में हुआ करता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। तो दैट्स वाई लॉन्ग रन में इधर देखा जाए तो आपको प्राइस कहीं दिखाई नहीं देगी। हाँ, शॉर्ट रन में उस प्राइस की वजह से आपकी इकोनॉमी कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके से मूव करती रहेगी। सो दैट्स वाई द बिजनेस साइकिल आल्सो कास्ट इन द प्राइस एंड वेजेस। प्राइस और वेजेस तकरीबन एक ही, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्राइस का जिक्र करते हैं तो प्राइस इज नॉट द ओनली प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस का तो मतलब है कि आपके तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है उसको हम प्राइस में काउंट करते हैं। लैंड की प्राइस रेंट हो जाती है, लेबर की प्राइस वेज हो जाती है, और इसी तरीके से कैपिटल की प्राइस इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो ये सब प्राइसेस में आता है। तो ये प्राइसेस चेंज होने से एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्रिएट होते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक शॉक्स कहते हैं। और और सम फर्म्स, अच्छा अब ये है कि सम फर्म्स रिएक्ट्स टू a decline in the sale by cutting back in the production, but they may also cut the price they change and the wage they pay. अब इसने एक एग्जांपल दी है कि शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए फर्म्स जो होती हैं फटाफट रिएक्ट कर लेती हैं कि वो अपनी सेल को भी कट कर देंगी, ठीक है ना, अपनी प्रोडक्शन को भी कम कर देंगे। आप देखते हो कि जिस तरीके से आप आजकल देख रहे हो कि एक बहरान आया चीनी का और आटे का, तो फटाफट आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, फटाफट आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है, मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म के इश्यूज होते रहते हैं। एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, अब की बार यहाँ पर जो कर्व है वो पॉजिटिव कर्व नहीं है, क्योंकि डिमांड का कर्व अगर मैं प्राइस लेवल पे लूंगा तो कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी डिमांडेड ऑफ द हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। ये रहा आपके पास इस दफा का डिमांड कर्व। अब देखिएगा डिमांड कर्व यहाँ पर नेगेटिव है। अब आपको होगा कि वही डिमांड कर्व है जो हमने सप्लाई अपना डिमांड लॉ में पढ़ते हैं। नहीं, ये वो डिमांड कर्व नहीं है। वो तो डिमांड कर्व होता था फॉर वन कमोडिटी, कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो गिर जाएगी, और एक कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो डिमांड। लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब क्वांटिटी ऑफ नॉट वन प्रोडक्ट। एग्रीगेट डिमांड के कम होने का मतलब देयर आर मेनी थिंग्स आर गोइंग डाउन along with the fall of price। जब आपकी प्राइस जो है वो गिरेगी तो डिमांड जो है वो आपकी मूव कर रही है आगे की तरफ, ठीक है ना, डिमांड आपकी बढ़ रही है। और जब आपकी प्राइस बढ़ रही होगी तो डिमांड पीछे की तरफ मूव कर रही होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव डिमांड कर्व। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इट इज नॉट द डिमांड लाइक अ डिमांड लॉ। अब ये स्लोप क्यों नेगेटिव है इसको जरा समझना है हमने। एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है इसका स्लोप क्यों नेगेटिव है ये देख लेते हैं। देखें, प्राइस फॉल, ये प्राइस के गिरने से प्राइस लेवल के गिरने से या बढ़ने से क्या होता है कि आपकी जीडीपी की जो डिमांड है, टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ जाती है। और हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड एक कमोडिटी का नाम नहीं है। एग्रीगेट डिमांड तो समेशन है कुछ स्पेंडिंग्स का। ये याद है हमने केनीजियन डिमांड में हमने इस चीज को डिराइव किया था सर्कुलर फ्लो के बाद, कि भाई जो डिमांड है दैट इज द समेशन ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट रेट या फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो देखा जाए इसका मतलब ये है कि जब प्राइस लेवल गिरेगा तो मतलब है कि इन तमाम में कहीं ना कहीं इजाफा होगा, या इन तमाम में ना सही किसी एक में इजाफा होता है। या तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, या इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, या नेट रेट बढ़ जाती है। चारों के सारों सब के सब बढ़ जाते हैं। इन सब के बढ़ने से भी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं डिमांड लॉ को कंफ्यूज नहीं करूंगा। डिमांड लॉ इज समथिंग एल्स, वो एक कमोडिटी के लिए होता है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ये बता रही है कि जब प्राइस लेवल फॉल करेगा तो इन तमाम फैक्टर्स में एग्रीगेट मूव आएगी अपवर्ड। अच्छा, वो एग्रीगेट मूव आती है अपवर्ड, वो उसके कितने फैक्टर्स हैं? वो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। एक वेल्थ इफेक्ट है। अब जरा देखिएगा वेल्थ इफेक्ट किस तरीके से आपके इस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है जब प्राइस गिरती है। मैं आपको मैं यहाँ पर इस स्लोप के नेगेटिव होने को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी सवाल तो नहीं कोई? नो सर। अच्छा, अब वेल्थ इफेक्ट क्या है? मतलब वेल्थ इफेक्ट का मतलब ये है कि मेरे पास पैसे जो हैं, ये इनकम जो है मेरी, ये मेरी जेब में जो अमाउंट ऑफ मनी है उसका एक इफेक्ट होता है। और वो इफेक्ट यकीनन
सॉरी सॉरी, अच्छा, वो इफेक्ट यकीनन आपकी इसको, अब देखें मिसाल के तौर पर कहते हैं कि सम हाउस होल्ड वेल्थ इज हेल्ड इन कैश। मैं वेल्थ उससे कहता हूँ जो मेरी जेब में पड़ा हुआ पैसा है या मेरे घर के अंदर रखा हुआ जो कैश है, वो मेरी वेल्थ है। ठीक है, वो इनकम तो होगी सोगी, लेकिन वो मेरे पास वो वेल्थ की काउंट उसमें आता है। नाउ अब देखिएगा प्लीज कि वो जो हाथ में रखा हुआ पैसा है, कैश जो है, या मेरे घर में जो पड़ा हुआ पैसा है, और अदर नॉमिनल एसेट्स, या और भी जो मिसाल के तौर पर बॉन्ड मैं घर में रख लेता हूँ, मैं घर में सोना रख लेता हूँ, मैं घर में कैश अमाउंट रख लेता हूँ, उसकी वैल्यू लूज होती है जब प्राइस लेवल बढ़ता है। ये तो आपको पता ही है ना, कि अगर सपोज जी मेरे घर सर। में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और अचानक मुझे पता लगे कि कल को या परसों को मुझे पता लगे मेरी जो आने वाले दिन है, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, सॉरी हाँ, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद जो है प्राइस बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि आज जो ₹1,00,000 से मैं खरीद सकता हूँ, 10 दिन के बाद प्राइस बढ़ने के बाद मैं ₹1,00,000 से वो चीजें नहीं खरीद सकता। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि अगर मुझे पता लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ने वाली है, तो मैं वो कंजम्पशन आज ही कर लूंगा। ठीक, तो मतलब है कि प्राइस लेवल जब गिरेगी, या प्राइस लेवल जब के गिरने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देता है। बिकॉज कंज्यूमर जो है वो ये सोचता है कि भाई पैसे अगर मैं रखूंगा या सोना में घर में रहेगा, तो ये तो अगले हफ्ते, 10 दिन के बाद, महीने के बाद जब प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो ये तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्यों ना मैं इससे आज ही शॉपिंग कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग कर लूँ। सो इससे इससे क्या होता है कि प्राइस लेवल जब बढ़ता है तो कंजम्पशन आपकी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर प्राइस लेवल के कम होने का खदशा हो जाए, मुझे पता लगे कि प्राइस लेवल आगे चल के कम होने वाली है, गिरने वाली है, सस्ताई आने वाली है, ठीक है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कंजम्पशन रोक लूंगा। क्यों रोकूंगा? बिकॉज मुझे पता होगा कि अगर मैंने आज ₹1,00,000 से कंजम्पशन कर ली, तो थोड़ा सा मैं इंतजार कर लूं, प्राइस लेवल नीचे आ जाए, तो मेरी ₹1,00,000 मुझे ज्यादा कंज्यूम करके दे देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं वेल्थ इफेक्ट, कि जहां पर आपकी एक्सपेक्टेड फॉल ऑफ प्राइस लेवल, एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस लेवल किस तरीके से आपकी कंजम्पशन को बढ़ाता है या कम करता है। क्वेश्चन है कोई इसमें? नो सर, सर ये वेल्थ इफेक्ट का इशू था, बस वो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा था आपके पास इंटरेस्ट रेट इफेक्ट है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर अगर प्राइस लेवल बढ़ता है, मुझे पता लगता है कि प्राइस लेवल बढ़ने जा रहा है, अगले कुछ दिनों में प्राइस लेवल बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ेगी, तो हाउस होल्ड जो हैं और फर्म जो हैं नीड मोर मनी टू फाइनेंस। सिंपल सी बात है कि अगर सपोज प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो मैं चाहूंगा कि यार मैं इन्वेस्टमेंट आज ही क्यों ना कर दूं, मैं क्यों इंतजार करूं, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि जब मैं फैक्ट्री 10 दिन के बाद लगाऊंगा जो कि मुझे महंगी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ चुका होगा, मैं इन्वेस्टमेंट आज ही कर देता हूँ। तो इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ कि भाई प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो प्राइस लेवल बढ़ने के साथ क्या होगा कि मेरी कास्ट ऑफ बोरोविंग भी बढ़ जाएगी। बिकॉज प्राइस लेवल बढ़ने के बाद क्या होता है, देखेंगे प्लीज, कि जब मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज ही कर लूं, तो मैं ज्यादा रश कहाँ करूंगा, मैं बैंकों से लोन लेने के लिए रश करूंगा, या बैंक से अपना पैसा निकालने की बात करूंगा। तो जब बैंकों पे बर्डन पड़ता है ना बोरोइंग का, उनसे लोन लेने का, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, या मेरे पास जो बॉन्ड्स पड़े हुए हैं वो मैं सेल कर दूंगा। तो अब देखिएगा, लोग अपने पास पड़े हुए जो बॉन्ड्स हैं वो सेल करके कैश लेने के चक्कर में है, बैंकों से जाके लोन लेने के चक्कर में, चूंकि वो चाहते हैं कि यार मैं पैसा आज निकाल के इन्वेस्ट कर दूं, मैं महीने के बाद महंगाई में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, कास्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होगी। तो ऐसे मौके में इस एक्शन की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, और जब इंटरेस्ट रेट जी बढ़ जाता है तो कास्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। मतलब देखो ना, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। so दैट्स वाई जी जी। फिर मैं क्या होता है, मैं वो फिर अपना वो कर लेते हैं, अपना बोरोइंग कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, फिर वो ऑब्वियसली जब वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग क्यों ना बैंकों से उठाएंगे लोन। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन विल देयरफॉर बी रिड्यूस्ड। देखें आप, क्या आपके प्राइस लेवल बढ़ने की एक खबर मिली, उधर से लोगों ने बैंकों पर रश करना शुरू किया, इंटरेस्ट रेट उसके नतीजे में बढ़ा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि लोगों ने वो जो प्लानिंग की थी इन्वेस्टमेंट, वो सब उन्होंने फिर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दी।
तो इस तरीके से देखा जाए तो प्राइस राइज की वजह से इन्वेस्टमेंट में भी फॉल आता है। सवाल है कोई इसमें? नो सर। अच्छा, फिर एक इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिंपल सा इफेक्ट है कि प्राइस लेवल जब अफेक्ट करेगा नेट एक्सपोर्ट को। सिंपल देखिए, अगर मेरे मुल्क में प्राइस बढ़ गई, मेरे मुल्क में प्राइस बढ़ने का मतलब है कि अब अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के लिए सस्ती हो गई, मेरी प्रोडक्ट महंगी हो गई, ऐसी है ना? जी सर। तो जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो मैंने जो एक्सपोर्ट्स करनी है वो गिर जाएंगी, बिकॉज मेरी एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई हैं। लेकिन प्राइस लेवल बढ़ने से क्या हुआ कि जो अमेरिका से जो चीज यहाँ पे इंपोर्ट हो रही थी वो सस्ती हो गई। तो आप खुद बताएं, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, सॉरी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगे। तो जब इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो आपका जो नेट ट्रेड है वो नेगेटिव में चला जाता है, या ज्यादा गैप, नेगेटिव गैप ज्यादा हो जाता है। तो जब नेगेटिव गैप ज्यादा होगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड नीचे आएगी ना, है कि नहीं? आप देखें, जी सर। ये देखिए, ये देखा नेट ट्रेड, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये वाई नीचे आ जाएगा ना। सो जी दैट्स सर। वाई आपके प्राइस लेवल के बढ़ने से आपकी नेगेटिव ट्रेड हो जाती है, ज्यादा गैप हो जाता है, और वो जो आपकी एग्रीगेट डिमांड को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। एंड सिमिलरली इसका दूसरा केस भी आप कर सकते हो कि जब प्राइस लेवल फॉल हो जाए, पाकिस्तान में अगर प्राइस लेवल गिर जाए तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो फॉरेनर्स हैं उनको एक अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, सस्ती हो जाएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो वो ज्यादा यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी सस्ती हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो प्राइस लेवल गिरने से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं, इम्पोर्ट कम हो जाती हैं, और हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये मैं यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्यों इस्तेमाल की गई? यकीनन आप लोग अपने ग्रेजुएशन में ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आप लोगों ने की होगी। और देखें ना, आपकी इस आइसक्रीम वाली की वजह से मेरा भी आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। चलें, खैर कोई बात नहीं। आप देखोगे कि हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक? जब हम कहते हैं ना कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, तो मनी डिमांड को हम P इंटू वाई से शो करते हैं, मनी सप्लाई को हम M इंटू वी से शो करते हैं। जबकि हमें पता है कि मनी डिमांड में जो पी वाई है उसमें पी एग्रीगेट प्राइस लेवल है, वाई जो है ये एग्रीगेट स्पेंडिंग है। ये एग्रीगेट, इसमें ख्याल कीजिएगा, वाई क्या है? ये वाई वही एग्रीगेट स्पेंडिंग है जो ऊपर बता चुका हूँ, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एन प्लस नेट ट्रेड, ये वो सारी प्लस एग्रीगेट स्पेंडिंग है, नेट रेट। ठीक है? और दूसरी तरफ जो है मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई ऑब्वियसली इन टर्म ऑफ मिलियन रुपीज होती है। और फिर वेलोसिटी ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी सिंपली के वेलोसिटी ऑफ मनी समझने के, आपका एक पैसा जो है, ये एक रुपया जो है, ये एक करेंसी का जो नोट है, वो कितना गर्दिश करता है आपकी इकोनॉमी में, कितने हाथों में ट्रेवल करता है, ठीक है ना? उसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। वो भी कैलकुलेट हो जाती है आसानी के साथ, वो स्टेट बैंक का काम है। एस्टिमेट करना स्टेट बैंक का काम है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मनी के अंदर असल सारी कहानी इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मनी जो हम कहते हैं ना कि यार हैंड टू हैंड मूव करना पैसा, आप थोड़ा सा उसको लार्जर पिक्चर में देखें कि एक पैसा कम हाथों में कब मूव करेगा और एक पैसा ज्यादा हाथों में मूव कब करेगा। इट्स वेरी सिंपल कि अगर मुल्क में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, मुल्क में कंजम्पशन ज्यादा होंगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी, तो सब देखा जाए तो पैसा ज्यादा हाथों में ट्रेवल करेगा। और अगर मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कमजोर पड़ेगी तो मुल्क में यही पैसा कम हाथों में ट्रेवल करेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वेलोसिटी जो है वो मेनली आपकी खुद से तो कुछ नहीं है, बट ये एक रिफ्लेक्शन है आपके मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे प्राइस लेवल वाई एम एंड वी, दे आर एट देयर प्लेन लेवल, जबकि जो डायनेमिक्स हैं आप क्वांटिटी मनी के, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि अब मैं बात कर रहा हूँ चेंजेस की, जबकि ऊपर जो इक्वेशन है पी वाई इक्वल टू एम वी, वहाँ पे चेंज का कोई जिक्र नहीं है, वो एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन। ये डिफाइनिंग इक्वेशन है पी वाई इक्वल टू एम वी, लेकिन जो असल आपको इफेक्ट बताती है
जो असल आपको जो डायनेमिक्स बताती है वो ये वाली इक्वेशन है, पी वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ये मैंने ऊपर वेक्टर के साइन बना दिए। अच्छा, इन वेक्टर से क्या हुआ, ये क्या चीज है? अब यहाँ पे मैं सिर्फ प्राइस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पी वेक्टर का मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जबकि ऊपर जो प्राइस लेवल वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो तो इन टर्म ऑफ डॉलर्स है कि कितने रुपए की चीज है। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ प्राइस वेक्टर की, जिसका मतलब है कि प्राइस में चेंज कितना परसेंट आया है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरीके से वाई वेक्टर, ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हमने नहीं देखा ना वाई के, वाई वाज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाई, मेरा आपको ये माउस का एरो नजर आ रहा होता है? जी सर, नजर आ रहा हूँ। अच्छा, सो बहरहाल ये वाई जो है ये आपका देखा जाए तो ये तो इन टर्म ऑफ वो है, इन रुपीज है ना, कितने बिलियन मिलियन रुपीज हमने कंजम्पशन कर ली, इतने बिलियन मिलियन रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, इतने बिलियन रुपीज हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो ये बिलियन को ऐड कर दें तो आपको वाई बन जाएगा। लेकिन इस स्पेंडिंग में चेंज कितना आ रहा है परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं ना आपको ग्रोथ रेट जो होता है, वो आपका वाई वेक्टर से हमने शो किया है। M again, it is in always in billion and million rupees, but here, how much percentage change in money growth, और velocity again, कि कितने हाथों में या कितने बिजनेस में पैसा जा रहा है, वो तो नंबर ऑफ अकाउंट है, लेकिन उसमें चेंज कितना आया है, दैट इज वाई वी वेक्टर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐड हो जाते हैं। डायनेमिक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का इक्वेशन है। कोई भी पूछे कि सर डायनेमिक, जी जी बोलिए। नीचे वाली इक्वेशन सिंपली हमें चेंज बता रही है। ये चेंज बता रही है, ये परसेंटेज चेंज बताती है, और यहाँ पर ये वेक्टर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर ऐड होते हैं। अगर ऐड हो रहा है। ऐड होने का मतलब, अगर आपको आइडिया हो, जो आपका सोलो भी कहता है, या जितने भी ग्रोथ मॉडल वाले जो लोग हैं ना, वो सारे इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है ना, तो जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है वो बहुत सारी छोटी छोटी ग्रोथ का एडिशन होता है। सो दैट्स वाई ये एडिशन को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बिकॉज आपकी ग्रोथ डिमांड साइड पर आएगी। अगर ग्रोथ इस डिमांड साइड पर, देखिए इधर, अगर ग्रोथ इस डिमांड साइड पर आएगी तो इन दोनों ग्रोथ के एडिशन की वजह से आएगी। अगर ग्रोथ इधर आएगी तो इन दोनों के ग्रोथ के एडिशन की वजह से आएगी। इज इट क्लियर? सो दैट्स वाई हमने इधर एडिशन का लफ्ज या एडिशन की जो टर्म है या सिंबल जो है वो यूज किया। इज इट क्लियर? जी सर, क्या? अच्छा, जब हम इसको मजीद आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो डायनेमिक फंक्शन हमारे पास यही है, ये डायनेमिक फंक्शन, वेयर y रिप्रेजेंट द एग्रीगेट डिमांड बाय कंज्यूमर ऑफ द इकोनॉमी। y तो वही है ना, एग्रीगेट डिमांड, जो हमने बात की, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन जब y वेक्टर की बात करते हैं तो y वेक्टर जो है वो आपका, अच्छा y जो है वो आपको बताया था मैंने, आपका रियल जीडीपी होता है y, नॉट y वेक्टर। मैं सिर्फ y, देखो फर्क करें, जब मैं सिर्फ y लिखता हूँ, जब मैं सिर्फ y की बात करता हूँ तो मेरा मकसद होता है इट इज द एडिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड इन एंटी स्पेंडिंग्स, नेट ट्रेड स्पेंडिंग, और वो सब स्पेंडिंग्स को जमा करेंगे तो बिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स या रुपीज में काउंट होगी। जबकि वाई वेक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो इट मींस परसेंटेज ग्रोथ, इट मींस परसेंटेज ग्रोथ। ठीक हो गया? परसेंटेज ग्रोथ। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। द स्लोप ऑफ एडी इज डाउनवर्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों एग्रीगेट डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है। मैं कहा इट मे नॉट बी बिकॉज ऑफ सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, ये सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं है, बट विद द इन्फ्लेशन द एग्रीगेट स्पेंडिंग गेट्स डाउन। ये अब मैं बात कर चुका हूँ पहले आपको कि जिस तरह प्राइस लेवल बढ़ती है तो एग्रीगेट स्पेंडिंग कम हो जाती है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है। अच्छा, आप जब कर्व पढ़ते हो तो आपको कर्व में कुछ याद है, हम मूवमेंट और शिफ्ट पढ़ा करते थे, आइडिया है कोई उसका? जी सर। मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट इन द कर्व। जी सर, थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है। ये हम लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, उसमें हम पढ़ा करते थे। लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, उसमें तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शिफ्टर्स क्या होते हैं और मूवर्स क्या होते हैं। देखें, मैं ज़रा पीछे जाता हूँ ज़रा कर्व की जगह, बिकॉज ये ज़रूरी है ना। बहुत सी चीज़ अब हम तो समझते हैं कि आप चूँकि लोग स्टूडेंट जो हैं उधर से आते हैं तो ये सब आइडियाज़ क्लियर होंगे उनके। बहरहाल,
फर्ज करें, देखिए अगर ये प्राइस लेवल कम हो रहा है तो आप देख रहे हो कि आपकी एग्री की डिमांड आगे की तरफ मूव कर रही है। ये मूवर्स हैं यहाँ पर। मूव क्या है? मूवर, मूवर सिर्फ ये है प्राइस लेवल। मूवर क्या है? प्राइस लेवल। क्यों? प्राइस लेवल के कम हो जाने से आपकी एग्री की डिमांड आगे की तरफ मूव कर रही है। इज इट क्लियर? लेकिन फर्ज करें कि ऐसा कोई फैक्टर भी आ सकता है जो प्राइस लेवल के अलावा हो, वो अगर डिमांड को बढ़ा दे। क्योंकि इधर तो आपने एक्सिस में तो सिर्फ प्राइस लेवल शो किया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर इधर इनकम लाइन पर या फिर आपकी डिमांड साइड पर जो भी चेंज आएगा, जो कर्व बता रहे, जो भी चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा? वो प्राइस की वजह से आएगा। जो दिखाई दे रहा है, जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगी इस कर्व के ऊपर वो किस वजह से होगी? लेकिन हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हो गई, वो सिर्फ प्राइस का फंक्शन तो नहीं है ना, वो तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। ये तो कर्व तब काम करता है कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस इफ ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। लेकिन फर्ज करें वो अदर थिंग्स में से कोई फैक्टर मूव कर जाए, तब ये डिमांड कर्व कहाँ जाएगा? तो डिमांड कर्व रहेगा ऐसे ही, लेकिन ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो उसका मतलब है कि प्राइस के अलावा अगर कोई फैक्टर मूव करेगा तो वो इस डिमांड कर्व को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो दैट्स व्हाई हम उसको शिफ्टर्स कहा। इज इट क्लियर? तो वो हमने एक्सप्लेन करना अभी तक। अब वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं जरा देख लीजिए। अच्छा, अभी तक आपके अलावा कुछ दूसरा नहीं है तो ये तो बड़ी ही तशवीशनाक बात है। चलें खैर देख लेते हैं। मैं इसकी वीडियो भी सिर्फ आपको सेंड करूंगा, आपने किसी और को सेंड नहीं करनी, ठीक है? अच्छा ये रहा। अच्छा, अब शिफ्टर में आप देखो कि शिफ्टर में यहाँ पे क्या कहा इसने? दो शिफ्टर बताए हैं कि मनी ग्रोथ शिफ्टर होगा और वेलोसिटी ग्रोथ शिफ्टर होगा। देखिए अब यहाँ पे चार फैक्टर्स हैं। ये डिमांड है, ठीक है? डिमांड में ग्रोथ आ रही है जो कि डिपेंड किस पे करती है? प्राइस लेवल पर। तो ये तो हो गया इसका मूवर। तो बाकी दो फैक्टर्स कौन से हैं? ये हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या होंगे फिर? ये शिफ्टर्स होंगे ना, तो आपकी डिमांड को शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसी को समझना हमने आगे जाके। अच्छा, शिफ्टर्स का मतलब क्या होता है? शिफ्ट कैसे होता है? आपका डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट शिफ्ट कैसे करता है? आपकी मनी ग्रोथ में कोई भी चेंज अगर आएगा, मनी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, मनी ग्रोथ कम हो, मतलब परसेंटेज चेंज इन द मनी सप्लाई, इसका मतलब है एम वेक्टर, परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई। इस परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई में कोई भी चेंज अगर आता है तो ये किसका फंक्शन है? ये प्रेरोगेटिव है किसका? सेंट्रल बैंक का। मतलब ये कौन चेंज करेगा? सप्लाई ऑफ मनी कौन चेंज करेगा? सप्लाई मनी में ग्रोथ कहां से आएगी? वो सेंट्रल बैंक लाता है, ठीक? जबकि दूसरी तरफ जो आपका वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसमें चेंज कहां से आ रहा है? उसमें चेंज आ रहा है इन वजह से, एंटिसिपेशन ऑफ रिसेशन। अभी जो मैंने आपके सामने बातें रखी, अभी मैंने कहा था ना आपको कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है कि आप मार्केट में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, स्लो है, तेज है, आपकी इन्वेस्टमेंट तेज जा रही है, कम जा रही है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वेलोसिटी को मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपके सामने रखा कि फर्ज करें कि अभी रिसेशन है अभी, लेकिन लोगों के पास इनकम नहीं है, किसी को इनकम आधी मिल रही है, किसी को पैसा पूरा नहीं मिल रहा। तो यकीनन जब उन रिसेशन का सिलसिला चलेगा तो वो लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते ना। तो आजकल देखा जाए तो आजकल के ज़माने में वेलोसिटी जो है वो कम हो गई होगी। वो वेलोसिटी कम इसलिए हो गई होगी क्योंकि लोग अब कंजम्पशन पे ज़रा कम रुझान है, मार्केट की तरफ ज़रा लोग, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास तनख्वाहें नहीं है, लोगों के पास तनख्वाहें किसी को आधी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, प्रॉफिट्स लोगों के गिर चुके हैं। तो जब पैसा जेब में कम होगा, जब इस तरह की, तो दैट्स वाई वो रिसेशनरी सेशन जो होता है वो आपकी लोगों की स्पेंडिंग को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से वेलोसिटी में फर्क पड़ता है। देखिए ना, फर्ज करें कि मैं एक बड़े अच्छे दिनों की बात नहीं करता हूँ। फर्ज करें कि मैं अच्छे दिनों में मेरे पास 1000 रुपए है, आज 1000 रुपए आएगा, मैं कल ही जाकर उसको खर्च कर दूंगा। कल खर्च करूंगा, वो आगे जो वो आगे 1000 रुपए वाले जो जहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ वो आगे खर्च कर देगा, बड़ी तेजी से मूव करेगा पैसा। लेकिन आजकल के दिनों में जिसके पास 1000 रुपए उसने संभाल के रखा हुआ है कि यार खुदा ना करे
कि बैड पैच आए, बैड डेज आए तो वो संभाल के रखता है। तो मतलब वो स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो रुक गई, मूवमेंट कम हो गई। वो कम हो गई। इसी तरीके से फर्म एक्सपेक्ट मोर टैक्सेस सो दे इन्वेस्ट मोर। जो आपकी गवर्नमेंट के जो फैसले हैं टैक्सेस के, ठीक है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है आपकी कंजम्पशन पर, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट पर। अगर गवर्नमेंट फर्ज करें कि फर्म्स जो हैं वो बजट से पहले अगर फर्ज करें कि लोग समझ लें कि यार टैक्स लगेंगे ज़्यादा, तो जब टैक्स ज़्यादा लगेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो मैं कहा था ना कि आप उसी वक्त इन्वेस्ट कर दोगे, अब बाद का इंतजार नहीं करोगे। बिकॉज मैं तो नहीं चाहता ना कि मेरे पास पैसा है तो मैं साल के बाद तब इन्वेस्टमेंट करूँ जब टैक्स ज़्यादा हो जाए, मैं उसको अब आज ही क्यों ना कर दूँ। तो मैं जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरी वेलोसिटी पर उतना फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे पता लग जाए कि यार आने वाले बजट में टैक्सेस की छूट मिलने जा रही है तो मैं आज इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आज इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मतलब पैसे ने मूवमेंट सर्कुलेशन रोक ली, तो पैसे की सर्कुलेशन रोकने का मतलब वेलोसिटी कम हो गई। इसलिए गवर्नमेंट एड सब्सिडीज में काज द मोर ऑफ स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट ज्यादा एड देने लगे, सब्सिडीज देने लगे, तो पैसा मूव करता है इकोनॉमी में, मूव करता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट पैसा रोक ले इकोनॉमी से, एड रोक ले, सब्सिडीज रोक ले, तो वो पैसा कम मूव करता है। एंड सिमिलरली रिसेशनरी प्रेशर स्क्वीज ट्रेड एज वेल। जो आपकी एंटी है ना नेट ट्रेड, वो भी आपकी रिसेशनरी प्रेशर स्क्वीज कर जाती है। मतलब आजकल के दौर में आप देखो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा बिजनेस डाउन जा रहा है, बिकॉज एक रिसेशनरी प्रेशर मौजूद है। इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, स्लो है, और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यकीनन पैसा मूव करना कम कर देगा, ट्रेड स्क्वीज हो जाएगी, वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा। तो देखा जाए तो डायनेमिक ऑल टुगेदर चेंज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, आपका जो शिफ्टर वी है वो किसका फंक्शन है? क्या आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, और आपकी नेट ट्रेड में चेंज कितना है। तो इन तमाम के चेंजेस की वजह से आपका ये वी फैक्टर या वी वेक्टर जो है ये आपका चेंज हो सकता है। तो शिफ्टर में देखा जाए तो एम है, वी है, और वी के अंदर फिर ये सारे फैक्टर्स मौजूद है। ठीक, देखा। अब देखें ना, जब मैंने ग्राफ की बात की, मैं दोबारा से पीछे ग्राफ पे जाता हूँ। ये किधर गया ग्राफ, अभी देखिएगा प्लीज, किधर है ये। क्या कहा था मैंने कि अगर डिमांड मूव कर रही है किसकी वजह से, तो फिर ये तो मूव करेगा इधर। लेकिन प्राइस के अलावा कोई फैक्टर, कोई अगर डिमांड को ऊपर नीचे करता है तो फिर ये डिमांड क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी पूरी राइटवर्ड। तो डिमांड के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं, डिमांड के अलावा कौन से अपना चीजें हैं जो कि शिफ्ट करने का बायस बनती हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिया। वो आपका एम वी हो सकता है, वो आपका वी भी हो सकता है, और वी में मौजूद 4 बुनियादी फैक्टर जो हैं वो भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जरा इधर एक और जुमला देखिए आखिर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। कहता है कि यार ये कोई भी फैक्टर चेंज होगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट ट्रेड, ये चेंज यूजुअली परमानेंट नहीं होते, क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। याद है मैंने कहा था कि आपकी शॉर्ट रन में मूव इकोनॉमी अप्स एंड डाउन में मूव करती है, और वो सिर्फ शॉर्ट रन में करती है, लॉन्ग रन में उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये शिफ्टर जितने भी हैं, डिमांड को बढ़ाने वाले या डिमांड को कम करने वाले, इनका एक शॉक इफेक्ट होता है, वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर उसने थोड़ा सा आगे जो है मैथमेटिकल काम किया है, वो देख लेते हैं कि अगर डिमांड हमारा, अगर डायनेमिक डिमांड फंक्शन ये है, इक्वेशन ये है, तो उसने डिमांड फंक्शन में पी वेक्टर को उठा के कहाँ ले आया, इधर राइट साइड पर, यहाँ पे। तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बन गया। अब ये एग्रीगेट डिमांड ये वो नहीं है कि मिलियंस एंड बिलियन रुपीज, देखिए ऊपर लगा हुआ है वेक्टर, इसका मतलब ये परसेंटेज चेंज बता रहा है, इसका मतलब ये ग्रोथ है। क्या है ये, ग्रोथ। याद रखिए, ये आपका जो वाई एरो है, या वाई के ऊपर जो वेक्टर साइन बना हुआ है, ये एग्रीगेट डिमांड का प्लेन वैल्यू नहीं है, ये एग्रीगेट डिमांड में परसेंटेज चेंज है, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक हो गया? तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो फिर आपका एक तरीके से फंक्शन ये बन जाता है कि ये इन दोनों ग्रोथ का एडिशन माइनस प्राइस का। तो जब भी प्राइस लेवल उधर जाके माइनस हो जाता है तो यहाँ से क्या चीज साबित होती है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव रिलेशनशिप साबित हो जाता है ना।
शोइंग द नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ग्रोथ का इन्फ्लेशन के साथ एसोसिएशन कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव। ठीक, अगर आपको एम और वी की वैल्यूज अवेलेबल हों, गिवन हो, बिकॉज ये आपको वैल्यूज गिवन होती हैं। बाकी प्राइस के चेंज होने से ग्रोथ पे क्या चेंज आता है वो आपको इस इक्वेशन से मिलेगा। कंफ्यूजन? नो सर, नो कंफ्यूजन। सवाल? नो सर, सर क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वी वेक्टर में कोई भी चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो इस वजह से आएगा। आपकी कंजम्पशन का तेज होना, कम होना, इन्वेस्टमेंट का तेज होना, कम होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का या नेट रेट का आपकी स्पीड, तो इस वजह से आपकी वी में फर्क आता है। फर्ज करें कहता है कि इस फिलहाल आपकी इकॉनमी में कंपोजिशन इस तरह की है कि कंजम्पशन 2 टाइम्स, इन्वेस्टमेंट 1 टाइम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3 टाइम और एंटी 1 टाइम इन एग्रीगेट एक्सप्लेनिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, इधर 1 कहाँ से आ गया, इधर 1 कहाँ से आ गया, तो हम इकोनोमेट्रिक्स जानते हैं और हम जानते हैं कि हम किस तरीके से B0, B1, B2, B3, B4 वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डाटा होना चाहिए। यू नो व्हाट वी मीन बाय डाटा। तो वो डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास ये कैलकुलेशन आ सकती है। इतना मुश्किल काम ये ऐसा है नहीं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें कैलकुलेटेड हों कि आपके पास B1 कैप 2 है, B2 कैप जो है वो 1 है, B3 कैप 3 है और B4 जो है वो 1 है, तो ऐसे में फिर आप ये देखना चाहते हो कि इसके बाद अगर आपका C, I और G और नेट ये सब जीरो रहें, इनमें कोई चेंज ना आए, तो तब V क्या होगा? V भी तो जीरो होगा ना, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। सॉरी, वेलोसिटी की ग्रोथ। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये फंक्शन एस्टिमेटेड हो तो उसके बाद आपका कंजम्पशन में का कोई चेंज ना आए, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ना आए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए और नेट ट्रेड का चेंज जीरो हो, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का भी चेंज क्या होगा? जीरो होगा ना, बिकॉज सब में जीरो पुट कर दें आप। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी कोई चेंज आता है, अगर कहीं पे भी कोई चेंज आता है तो उसका रेशो इफेक्ट आपके वेलोसिटी पे पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कंजम्पशन में 1% चेंज आ जाए तो वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 2 के साथ, है ना? तो कंजम्पशन में 1% चेंज आने से वेलोसिटी पर 2% चेंज पड़ेगा। समझ आ गई? या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के 1% चेंज होने से वेलोसिटी पर 3 का चेंज पड़ेगा। ये उसने आगे बताया। अब कहते हैं कि फर्ज करें कि कंजम्पशन में 4% डिक्लाइन आया है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखें, 4% क्या है? डिक्लाइन, -4। तो उस 4 को सिर्फ इस -4 को सिर्फ इसी की जगह रख दें, बाकी सब 0 0 कर दें, क्योंकि बाकी का कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। तो वेलोसिटी पर कितना फर्क पड़ा? 2 टाइम्स, -4 × 2 -8। तो इस तरीके से आप जो है वेलोसिटी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप वेलोसिटी का चेंज, वो चाहे भले आप वो कंजम्पशन का चेंज हो, वो इन्वेस्टमेंट का चेंज हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का चेंज हो, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन बनी, अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बनाई। देखें, अब यहाँ पे एक नया फंक्शन उन्होंने बनाया, v = 2c 5i 3g and 2nt। ये एक नया फंक्शन है। यहाँ पे नए पैरामीटर्स हैं। m वैल्यू पहले से दी हुई है, m वैल्यू पहले से दी हुई है, जो गवर्नमेंट जो आती है किधर से? जो आती है आपकी स्टेट बैंक की तरफ से। स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस हुआ कि भी मनी ग्रोथ जो है इस दफा क्या होगी? 3% होगी। ये फंक्शन हमारे पास एस्टिमेटेड है और मनी ग्रोथ 3% बता दी गई। वी आपने कैलकुलेट करना है, C, I, G और NT, और फर्ज करें कि 3% मनी ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेड है कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट ट्रेड, इस सब में 5% का चेंज आएगा। ठीक है? कंपोनेंट इस 5, सबके लिए मैंने 5 लिखा, आप चाहे चेंज कर दो उसको, कोई मसला नहीं है। तो आप देखें कि मैं इस 5% को इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। आपको आप अगर सवाल कर रहे हो कि सर ये 2, 5, 3 और 2 कहाँ से आया, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि आप रिग्रेशन फंक्शन आप खुद कर रहे हो इकोनोमेट्रिक्स में, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक
इट इज जस्ट लाइक B1 कैप, B2 कैप, B3 कैप एंड B4 कैप जो आपने एस्टिमेट कर सर लिया। इसकी जगह हम कोई और मतलब कोई और नंबर्स वगैरह कुछ भी लिख हाँ, सकते कोई हैं? और नंबर डाल सकते हैं आप। 10 11 12 13 कर दो, आप 1 2 3 4 कर दो। ये तो ओके डाटा सर। आपको देता है ना, ये तो मैंने ऐसी फॉर एग्जांपल डाले हुए हैं इधर। हाँ, जो CI और G और NT जो का चेंज है, जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ये कहाँ से आता है? ये आपकी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के फैक्टर्स आपके अनाउंस करते हैं, आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। आपके देखो ना, आप अंदाजा लगा सकते हो कि भी अब जो महंगाई आएगी ऐसा अगले साल जो है, बड़ी स्टडीज इस तरह की मौजूद हैं, आपको प्रैक्टिसेस और मेथड्स बताए जाते हैं कि फर्ज करें कि मुल्क में अगर 2% महंगाई आएगी तो 2% महंगाई के आने से आपके कंज्यूमर का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2% की महंगाई आने से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2% महंगाई आने से आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, वो आपके फिगर मिल सकते हैं आसानी के साथ। तो फिलहाल मैंने ये जो गवर्नमेंट CI G और NT ये मैंने रखे हैं 5 5 5। फर्ज करें कि मुझे बताया गया या मैंने कैलकुलेट किया कि आने वाली साल में स्टेट बैंक प्लान कर रही है 3% ऑफ मनी ग्रोथ, कि मनी सप्लाई में 3% इजाफा होगा। इज इट क्लियर? मनी सप्लाई में 3%, मतलब इतने इतने बिलियंस नए नोट छापे जाएंगे। तो वो कितने कितने मिलियंस हैं उसको आप मौजूदा अवेलेबल मनी के साथ डिवाइड करके रेशो निकाल लो, पता लगेगा 3% बनता है वो। तो 3% आपके नए नोट छापे जाएंगे या मनी सप्लाई बढ़ेगी। जबकि दूसरी तरफ मनी सप्लाई के बढ़ने से, इस मनी सप्लाई के बढ़ने से जो भी इन्फ्लेशन आएगी उससे कंजम्पशन में 5% इजाफा होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 5% इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में 5% इजाफा होगा और नेट रेट में 5%। ये मैं अस्यूम कर रहा हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप इन तमाम वैल्यूज को उसमें डालें तो आपके पास टोटल मनी वेलोसिटी का कितना चेंज आएगा, 60 हाथों का फर्क पड़ेगा। ठीक, परसेंटेज जो आपकी मनी वेलोसिटी की होगी वो 60% है। इज इट क्लियर? सर ये मस्त तो नहीं है कि सब में एक ही तरह का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 5 नहीं सब नहीं में नहीं, आया हाँ, हुआ है ना। ये तो मैंने अस्यूम किया है, ये अस्यूम किया, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी मनी सप्लाई की ग्रोथ की वजह से आपका कंजम्पशन ज्यादा इफेक्ट करता हो, इन्वेस्टमेंट कम इफेक्ट, ये चेंज हो सकता है। ये हर कंट्री की अपनी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कोई कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पर इन्फ्लेशन का ज्यादा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में पड़ता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन का ज्यादा इफेक्ट जो है वो आम कंज्यूमर स्पेंडिंग में पड़ता है। तो ये चीजें आपकी वेरी कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपके पास वेलोसिटी भी आ गई 60, M3 भी आपको गिवन है 3। तो उस हिसाब से आप एग्रीगेट डिमांड फंक्शन आपने आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये 3% आपका M का हो गया, वेलोसिटी का 60 हो गया, 3% 60। तो अब अगर आपके पास ये आ गया तो आप इसको आसानी के साथ एक्सेल पे जाके आप डिमांड कर्व बना सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट ओके क्लियर? सर। मिसाल के तौर पर जी सर। मैं ऐसा करता हूँ कि फर्ज करिए अभी क्वेश्चन बनी है ना, 63 माइनस P क्या लिखा हुआ है कि ट्राई टू हैव ग्राफ ऑन द एक्सेल एट P1 to P6। तो देख लेते हैं अगर P1 to P6 पर हमारा एक्सेल ग्राफ कैसे हमें एग्रीगेट डिमांड देता है। 63 ये कैसे बनेगा, जरा इसको जरा तवज्जो दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपके सामने सारी प्रैक्टिस अभी करता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने अभी आपके सामने कंजम्पशन की बात की, कंजम्पशन ग्रोथ ऐसे ही है ना, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, फिर मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की, और फिर मैंने बात की नेट रेट की, ऐसे ही है। अच्छा, फिर मैंने बात की मनी ग्रोथ जो कि वो है गिवन है, और यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी की जो कि हम कैलकुलेट करेंगे अभी। हम यहाँ मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की। ठीक है, ये वैल्यूज जो हैं वो गिवन होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज क्या होंगी, गिवन होंगी। अच्छा, अब उसी तरीके से मैं फंक्शन को वहां से उठा के ला रहा हूँ जो हमारा फंक्शन था। देखें इधर, फंक्शन हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। इधर फंक्शन देखें क्या लिखा हुआ है, 2 5 3 2, याद रखिएगा 2 5 3 और 2। तो ये कंजम्पशन है 2, इन्वेस्टमेंट है 5,
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3 और नेट ट्रेड भी 2, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी इसमें जो ग्रोथ आ रही है, ये तो वो हो गए ना, कांस्टेंट्स हो गए। याद रखिए कि मैं थोड़ा सा इसको मैं वो कर रहा हूँ। ये हो गए आपके पैरामीटर्स, ये कांस्टेंट्स जो कहते हैं, कांस्टेंट्स। और यहाँ पे आपकी आ रही है ग्रोथ्स। ग्रोथ किसकी? कंजम्पशन की ग्रोथ सी वेक्टर, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ आई वेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ग्रोथ जी वेक्टर, और एंटी ग्रोथ वाई वेक्टर। क्लियर? कांस्टेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, अभी हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे हमने लिखा हुआ है 5 इसका भी है, 5 इसका भी है, 5 इसका भी और 5 इसका भी, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर हम इन तीनों का सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट, क्योंकि हमने पीछे वो कहा हुआ है कि इट इज द प्रोडक्ट समेशन 2 इंटू सी, 5 इंटू आई, 3 इंटू जी एंड 2 इंटू एन टी। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू सी। और इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ 10, इसके बाद 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, ये सारा रह जाता है। और अल्टीमेटली हमारे पास टोटल वी जो है, टोटल वी मैं ऑटो सम निकाल लेता हूँ उसका। टोटल वी आपके पास हो जाएगा इसका, ये 60, ऐसे ही रहा। और मनी ग्रोथ हमें दी हुई कितनी? 3। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो हमारी बनती है, एग्रीगेट डिमांड हमारी बनती है एम प्लस वी, ऐसी है ना। एंड नहीं, एग्रीगेट डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एम प्लस वी माइनस पी, ऐसी था। हाँ जी, तो इसको हम देख लेंगे एम प्लस वी। अच्छा, पी अभी हमें नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक एरिया बना लेता हूँ ताकि मैं उसको सही तरीके से कैलकुलेट कर लूँ। इंसर्ट में गए, ग्राफ में गए ये मैंने नेगेटिव ग्राफ, सॉरी ग्राफ का सरफेस बना लिया। और अब की बार जो है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्राइस। अब देखें यहाँ पे फर्क थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा फर्क देखना है दर्शा, ग्राफ में और हमारे ग्राफ में। मैंने वहां पर प्राइस को रख, वहां पे आपने प्राइस को देखा था किधर? वाई एक्सिस पर, ठीक। यहाँ मैं प्राइस को ले रहा हूँ किधर? एक्स एक्सिस पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो वाले ग्राफ जो है ना एक्सेल फिर उनको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज वो एक्सिस के चेंज होने से जो है ना बड़े मसाइल बन जाते हैं। लिहाजा मैं इसको एक्सेल की जो फॉर्मेशन है उसी पर रखूंगा। मैं यहाँ पर पी को मैं ले रहा हूँ किधर? वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर। तो ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 6। चले, मैं यहीं तक आ था, 1 to 5 1 to 6, इसको इसलिए कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड अगर आपको आइडिया हो, मैं बता चुका हूँ, दैट इज एम प्लस वी माइनस पी, यही है ना। सो मैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ले रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड इज एम, दैट इज एम प्लस वी माइनस दिस पी। और चूंकि एम और वी कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट को लॉक कर देते हैं तमाम के लिए। यहाँ पे भी लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे भी लॉक कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो ये देखिए, ये डिमांड कर्व बन गया। क्लियर? उसी तरीके से डिमांड कर्व बना जिसने मैंने आपको बात की थी। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन? अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे मैंने कहा था मूवर्स एंड शिफ्टर्स, मूवर्स एंड शिफ्टर्स। आप देखें मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट के लिए ग्राफ बना हुआ है। 1 से 2 हुई तो आपकी मनी डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड 62 से 61 हो गई, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ये आगे बढ़ते रहे 62 66 60 और ये 59 और 58 और वट एवर। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है अभी इसमें? नो सर, नो कंफ्यूजन। अच्छा, अब जरा और आगे आ जाते हैं कि शिफ्टर्स। शिफ्टर्स के लिए मैं एक अलग डिमांड कर्व बना रहा हूँ ताकि मैं आपको शिफ्ट दिखा सकूं
ये एग्रीगेट डिमांड प्राइम, एग्रीगेट डिमांड प्राइम का मतलब मैं इसको शिफ्ट में के तौर पे ले लूंगा अब, ठीक है। अच्छा, शिफ्टर में मैंने क्या कहा था, शिफ्टर में मैंने कहा था कि शिफ्टर में पी में तो चेंज नहीं आता, पी तो वही रहेगा जो है, ठीक है। अगर कहीं चेंज आता तो किधर आएगा, अगर कहीं चेंज आएगा तो वो आएगा आपकी कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रोथ में और इसमें, याद है। फर्ज करें कि आपकी कंजम्पशन, मैं इसको साथ के साथ ले लेता हूँ, ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा, अब जरा देखिएगा प्लीज इसको अगर हम चले, इसको हम यहाँ पे एक अलग से इसके लिए हमें अलग से ड्रा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दोबारा से ले रहा हूँ m प्लस वी माइनस पी, ठीक है। मैं दोनों इसलिए ले रहा हूँ इकट्ठे ताकि आपको चेंज बता सकूं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को उठाता हूँ दोबारा, यहाँ से मैंने उठाया, कॉपी करें, और यहाँ पे मैंने एक अलग से लिख लिया यहाँ पे, ताकि दोनों कर्व मेरे सामने मौजूद हों, शिफ्टर्स भी और वगैरह। अच्छा, और यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन दोनों की इक्वल टू दिस इनटू दिस, इनको मैंने ये किया, और यहाँ पर मैंने लेना ऑटो सम, ऑटो सम आपके पास ये रहा, अगेन वी आ गया हमारे पास, और ये रहा आपके पास 3 अगेन। देखिए मैं सारा का सारा रिपीट किया, लेकिन ये क्या, जरा देखिएगा प्लीज, यहाँ पे जो मैंने लिखी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जबकि ये वाली वैल्यूज चेंज आने के बाद की होंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ओरिजिनल वैल्यूज को तो कर मैंने बनाया हुआ है। अब जरा ये भी देख लेते हैं, इक्वल टू m, दिस इज m प्लस v एंड माइनस p, ये रहा p, और चूंकि ये कांस्टेंट्स हैं m और v, तो उसको हम लॉक कर देते हैं, ये लॉक कर दिए। देखेंगे आपको वही कर्व दोबारा बनेगा आपका, देखें वही कर्व है, उसी लाइन पे आई बात। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पर ग्रोथ में इजाफा कर देता हूँ, 6% कर देता हूँ, क्लियर। देखें भाई, ये मैंने 5 से क्या किया, सिर्फ 5 से 6 कर दिया, देखो शिफ्ट कर गया, गॉट द पॉइंट। सिर्फ 1% आपकी कंजम्पशन में इजाफा होने से आपका एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट कर गया, मूवमेंट की बात नहीं हो रही, शिफ्ट की बात हो रही है, क्लियर। और इसी तरीके से मैं दोबारा वापस आता हूँ अपनी जगह पर, ये दोबारा वापस आ जाएगा। अब अगर मैं फर्ज करें कि मैं 1% कम कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट, ये मैंने 4 कर दिया, ये देखें नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इज क्लियर। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस दिखा सकते हैं। ये मैं सेव कर लेता हूँ आपके लिए, आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, आप इसे प्रैक्टिस करते रहो। वीकेंड के नाम से है, और इसको मैं चूंकि आप अकेले आज हो तो ये मैं आपके नाम डेडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप इसमें चेंजेस दिखा सकते हैं, गॉट द पॉइंट। तो ये वाला काम जो इधर लिखा हो तो मैंने आपके लिए कर दिया, ट्राई टू हैव ग्राफिक्स ऑन एक्सेल फ्रॉम P1 टू P6, ये मैंने आपके लिए कर दिया। एंड अब जरा आ जाए इधर, आगे चलते हैं। अच्छा, शिफ्टर्स अभी कंटिन्यू चल रहा है कि शिफ्टर्स में चेंज कहाँ कहाँ और किस किस वजह से आ सकता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया प्राइस चेंजेस का कि किस तरह शिफ्ट मूव करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व टेल द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी। ये तो बता दी मैंने आपको बात, इधर भी कर दी उधर भी कर दी। ये आपको एग्रीगेट डिमांड लेवल जो है ना, ये आपको बताता है प्राइस लेवल, जो कि इधर कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर आपके पास ये डिमांड लाइन है, ठीक हो गया। और इसके अलावा इफ प्राइस लेवल चेंजेस बट अदर वेरिएबल दैट अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ households, farms and government to spend are unchanged, the economy will move upward or downward stationary AD curve। ये बताइए, मैं बातें अब मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी बातें, कि बाकी सारी अगर बातें फिक्स रहें, कोई चेंज ना आए, तो
तो आपका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल गिरेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी। इज इट क्लियर? एंड इसमें इफ एनी वेरिएबल चेंज अदर देन पीएल, अब ये मैं आप ये जो आखिरी प्रैक्टिस मैंने की थी वो अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई फैक्टर चेंज हो जाता है प्राइस लेवल के अलावा, जिस तरह भी मैंने आपके सामने किया ना, जिस तरह मैंने आपके सामने 5 को 6 किया, फिर 5 को 4 किया, अगर कोई भी, तो उस हिसाब से क्या आएगा, उस हिसाब से आपका एडी कर्व शिफ्ट होगा राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड, जो भी होगा। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर। और शिफ्टर को खत्म करते हैं आज, ताकि हम फिर बाकी बातें बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अच्छा वो शिफ्टर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? अब जरा गौर से देखिएगा प्लीज। देखें ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपका चेंज किया, क्या कंजम्पशन को चेंज किया था, 5 से क्या कर दिया 6, इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया, 5 से क्या कर दिया 4, इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी चेंज। तो ये चेंज कहाँ से आते हैं? ये चेंज आपके आते हैं कहाँ से? मॉनेटरी पॉलिसी से। कोई भी एक्शन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से अगर होता है, जैसे मनी सप्लाई में चेंज अगर आ जाए, अब देखें ये भी तो देखें, शिफ्टर में तो सिर्फ वी तो नहीं है, शिफ्टर में तो एम भी है ना, एम भी है। फर्ज करें कि एम को 4 कर दूं, मैं एम को 4 कर रहा हूं, ये देखें कर्व अचानक क्या हो गया, चेंज होगा अपनी जगह से। फर्ज करें मैं एम को मजीद कम कर देता हूँ, उसमें बढ़ा देता हूँ, मैं एम को फर्ज करें कि 6 कर देता हूँ, ये देखें और चेंज हो गया। तो एम के भी चेंज से आपका फर्क आ रहा है, अपना शिफ्ट हो रहा है कर्व, आपके ग्रोथ से भी शिफ्ट हो रहा है कर्व। तो मनी सप्लाई अगर चेंज हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, तब भी चेंज आता है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा टैक्स लग जाए, कोई ऐसी मूवमेंट आ जाए, कोई प्राइस जिससे गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आपके किसी भी शिफ्टर को इफेक्ट कर सकता है, तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर सकता है। ठीक, और बाकी बातें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लोअर इंटरेस्ट रेट पर और हायर इंटरेस्ट रेट पर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एंड द लास्ट स्लाइड इज, इट इज लास्ट स्लाइड, और नहीं 2 स्लाइड्स और रह गई। और इसी तरीके से चेंजिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स, ये बात मैं शुरू में कर चुका हूँ कि अगर आपकी हाउस होल्ड फर्म्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएं कि प्राइस लेवल आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो उससे भी आपके शिफ्टर्स में फर्क पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर हाउस होल्ड और फर्म्स हैं, वो आपके कहते हैं कि यार वो मोर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि फ्यूचर इनकम, कि मेरी आगे आने वाले दिनों में मेरी इनकम बढ़ने वाली है। तो जब बढ़ने वाली होती है तो फिर अपनी 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 कंजम्पशन को वो बढ़ा देते हैं। मुझे पता लगे कि मेरी अगले महीने या अगले सेशन में, अगले क्वार्टर मेरी इनकम जो है ना ₹1,00,000 से 1.5 लाख हो जाएगी, तो मैं अपने घर में क्या करूंगा, मैं अपने घर में डेकोरेशन भी रखना शुरू कर दूंगा, मैं सारे तफरी के लिए भी प्लान कर लूंगा। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। और सिमिलरली एंड वाइस वर्सा सिचुएशन, जिस तरह फर्म जो हैं, अगर वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, वो समझती है कि यार आने वाले दिनों में मेरे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट या टैक्सेस मुझे कम मिलेंगे, तो दैट्स वाई फिर वो अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है, एंड वाइस वर्सा। और फॉरेन वेरिएबल्स भी हैं, कुछ ऐसे बहुत से फैक्टर्स भी हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, वो बात मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से आपके मुल्क की प्राइसेस में चेंज आता है, तो फॉरेन जो है ना वो आपके मुल्क में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का प्लान करता है। ये बात मैं पीछे कर चुका हूँ। एंड द लास्ट स्लाइड कि एक्सचेंज रेट, जो डॉलर का रेट होता है, ये भी आपकी फॉरेन करेंसी का जो एक एक्सचेंज होता है, इससे इसका भी इफेक्ट आपकी ट्रेड पर पड़ता है, इसका भी इफेक्ट आपकी कंजम्पशन में पड़ता है। ये मैं कहता हूँ ना कि यार ये 5 से 4 कैसे हो गए। देखिए एंटी है, एंटी 5 है, मतलब क्या है कि अभी आपके आने वाले दिनों में, अभी आजकल के दिनों में 5% आपकी ग्रोथ है किसकी, नेट रेट की। और मुझे पता लगा कि आगे आने वाले दिनों में डॉलर जो महंगा होने वाला है, डॉलर महंगा होने वाला है, इसका मतलब है कि नेट ट्रेड नीचे गिरेगी। नेट ट्रेड नीचे गिरेगी, कितना नीचे गिरेगी, 1% नीचे जाएगी, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो देखिएगा एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सप्लेन हुआ कि आपके आने वाले दिनों में ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये चेंज हो सकता है, फॉल कर सकता है। अगर आपका एनएक्स फॉल करेगा देन डेफिनेटली आपकी जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो भी फॉल करेंगे और एग्रीगेट डिमांड भी नीचे गिरेगी। इज इट क्लियर? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो ये स्लाइड आप पढ़ सकते हो और आप इसको समझ भी सकते हो।
तो आज की डेट तक, आज की क्लास तक मैंने 20 नंबर स्लाइड तक मैंने आज का लेक्चर आपको हैंड ओवर कर दिया। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर। काफी है आज के लिए? जी सर काफी। चलिए फिर अपना बाकी जो स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह फिर वो हम नेक्स्ट पे, चूंकि नेक्स्ट का काम बड़ा लंबा चौड़ा काम है, शायद ये 2-3 लेक्चर तक जाए, क्योंकि इसमें हमने बहरहाल बहुत सारी चीज़ों को सीखना और समझना है। इज इट क्लियर? जी सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सवाल थैंक तो यू नहीं सर। कोई अभी? नो सर अब क्लियर।